चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट करा, दैट इज ऑल अबाउट, हमने सर यहाँ पे कॉन्सेप्ट करा टाइप्स ऑफ मनी के बारे में। क्लियर। एंड मेनली कॉन्सेप्ट सर एक एवोल्यूशन के बारे में भी रीड आउट करा था कि सर मनी जो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस हुई, क्या वो डायरेक्टली सर पेपर फॉर्म में या जिस फॉर्म में आप बात करते हो कि सर आजकल ई वॉलेट सिस्टम चल रहा है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपन मनी को यूज कर रहे हैं, क्या डायरेक्टली मनी इस फॉर्म में आई? नहीं सर, मनी की भी अपनी एक प्रॉपर क्या रही है, एज रही है। मनी का भी एक अपना एवोल्यूशन रहा है स्टार्टिंग से। जैसे आपने स्टार्टिंग से कहा, नंबर वन इज सबसे पहले सर इंट्रोड्यूस हुई अपनी कौन सी, कॉमोडिटी मनी, जिसमें आपने बार्टर सिस्टम की मुझे एग्जांपल दी कि सर सबसे पहले गुड्स के बदले में गुड्स ही क्या होती थी, एक्सचेंज होती थी। मतलब सर एक्सचेंज तो अपने आप में पुरानी चीज है, वो तो कब से अपना चल रहा है। हाँ, वो एक्सचेंज जो था वो मनी की हेल्प से होता था, जो पॉसिबल था। एंड मनी की अपने आप में चेंजिंग होती गई। सबसे पहले कॉमोडिटी मनी, देन आगे मेटेलिक मनी इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें आपने गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स के बारे में सुना। एंड आफ्टर दैट सर फाइनली पेपर नोट्स को इशू किया गया, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स को इशू किया गया। एंड आफ्टर दैट आज की डेट में हम लोग जो यूज कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मनी या यूज कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज बैंक मनी। क्लियर। फिर आपने सर टाइप्स ऑफ मनी के बारे में डिस्कशन करी कि टाइप्स ऑफ मनी में कौन कौन कवर होगा सर। सबसे पहले तो सर हमारी मेन चीज कवर होती है फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी, जो आपने लास्ट क्लास प्रॉपर राइटिंग्स में भी नोट बनाए कि सर व्हाट डू यू मीन बाय फिएट मनी एंड व्हाट डू यू मीन बाय फिड्यूशियरी मनी। फिएट मनी को आपने क्या कहा सर? फिएट मनी इज दैट मनी विच इज इशूड बाय, बाय द ऑर्डर और बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जिसको गवर्नमेंट ने एज अ लीगल टेंडर पास किया हुआ है, जो उस करेंसी को लेने के लिए हर पर्सन लीगली बाउंड है, दैट मनी इज कॉल्ड एज फिएट मनी। मतलब सर मैं इंडिया में रह के उस मनी को एक्सेप्ट करने से जवाब नहीं दे सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर इंडिया में रुपीज नहीं चलेंगे तो क्या दूसरी कंट्रीज में जाके चलेंगे? जब इंडिया में ऑथराइज ही किसको किया गया, इशू ही किसको किया गया? प्योरली प्योरली सर हमारे नेचुरली कॉन्सेप्ट क्या था? यस, जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक नोट्स कहाँ गए। यस, सो हमारे इंडिया में सर इशू ही किसको किया गया? रुपीस को किया गया। तो यहां नहीं रुपीस चलेंगे तो और कहां चलेंगे बेसिकली। एंड आपकी फिर बेसिकली सर बात हुई अपना फिड्यूशियरी मनी के बारे में, जिसमें सर हमने मेनली कॉन्सेप्ट सुना अबाउट चेक के बारे में कि सर अगर बाय चेक आप लोग पेमेंट करते हो तो चेक सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट करे या ना करे, दैट डिपेंड्स अपॉन द ट्रस्ट बिटवीन द पार्टीज। एक वर्ड यूज किया, बिटवीन द पेयर एंड द पे, पैसे देने वाला एंड पैसे लेने वाला। सर बेसिकली ये दोनों पार्टीज के बीच में ही क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि वो पार्टीज उसको एक्सेप्ट करेंगी या नहीं करेंगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द ट्रस्ट। अगर तो सिंपल सी बात सर, मुझे आपके ऊपर विश्वास है, अगर तो मुझे आपके ऊपर विश्वास है कि आप मेरे साथ कभी गलत नहीं करोगे, तो ठीक है सर, आप मुझे बाय चेक पेमेंट कर दो। हालांकि सर मुझे पेमेंट नहीं मिली, मुझे सिर्फ एक आपने क्या दिया, चेक दिया, बट मैं फिर भी उससे अपने आप को सेटिस्फाइड फील कर रहा हूं कि चलो जी मुझे पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर। तो ये जो फिड्यूशियरी मनी है सर, ये नॉट इशूड बाय द गवर्नमेंट नहीं है, किसी के द्वारा ऑथराइज्ड नहीं है। ये चेक देना, ये तो बैंक की ओर से एक फैसिलिटी है कि आप बाय चेक भी किसी को पेमेंट कर सकते हो। तो सामने वाली पार्टी आपसे चेक रिसीव करेगी ही करेगी या उसको एक्सेप्ट करेगी ही करेगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द ट्रस्ट, कि तुम्हारा उन पार्टीज के बीच में आपस में कितना इंटरेस्ट है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर आफ्टर दैट सर हमने दो कॉन्सेप्ट करे, दैट इज अबाउट फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी के बारे में। सर यहाँ पे ना कुल मिला के टर्म ही दो है, वन इज मनी वैल्यू एंड सेकंड इज कॉमोडिटी वैल्यू। फुल बॉडीड का मतलब क्या था? जहां पे मनी वैल्यू इज इक्वल्स टू किसके बराबर होती है? कॉमोडिटी वैल्यू के बराबर होती है, दैट इज कॉल्ड एज फुल बॉडीड। फुल बॉडीड मतलब विच इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड। आप चाहे उसको एज अ मनी यूज करो, आप चाहे उसको एज अ कॉमोडिटी यूज करो, आपको सर सेम वैल्यू ही मिलेगी। और ये फुल बॉडीड मनी जो हमने पढ़ी थी सर, ये ओनली क्वाइंस के केस में हमने रीड आउट करी, क्योंकि पहले जो क्वाइंस हमारे पास आते थे वो सारे क्वाइंस के अंदर वैसे जितने की फेस वैल्यू उसके ऊपर लिखी होती थी उतने की ही उसकी कॉमोडिटी वैल्यू क्या होती थी, प्रेजेंट, क्योंकि उतने की सिल्वर क्वांटिटी उसके अंदर क्या होती थी, प्रेजेंट।
मैंने प्रैक्टिकली खुद देखे हुए हैं, जो पहले 10 पैसे 50 पैसे या 20 पैसे आते थे सर, उसमें उतने की चांदी सिल्वर क्या होती थी, मौजूद होती थी। आप चाहे उसको एज अ मनी यूज कर लो, आप चाहे उसको एज अ सिल्वर यूज कर लो, तो बेसिकली वो दोनों की वैल्यू सेम ही होगी, दैट इज फुल बॉडेड। बट सर आज के टाइम में तो हमारे कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, प्योरली क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का मतलब क्या हुआ सर, जितने का नोट हम लोग देखते हैं, अगर 2000 रुपीज का नोट है तो 2000 विच इज प्रिंटेड ऑन इट, दैट इज फेस वैल्यू, दैट इज मनी वैल्यू। बट सर उसकी कॉमोडिटी वैल्यू उतनी नहीं है जितनी उसकी मनी वैल्यू है तो सर वो सिंपल कागज ही है एक। अगर जितनी भी पेपर नोट्स की हम बात करें, करेंसी की बात करें, है तो सर वो कागज है। अगर उसको नॉर्मली एज अ कॉमोडिटी में सेल करूं, एज अ पेपर सेल करूं, मुझे कभी कभी भी 2000 नहीं मिलेंगे, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा सर। 2000 तो छोड़ो परे, रद्दी के भाव जाएगा, और रद्दी में चलो क्या वेट है उसका, कुछ भी नहीं है, सिंपल एक कागज तो है। बट अगर सर उसको एज अ मनी यूज करूं तो उसके अंदर परचेजिंग पावर है सर, 2000 रुपीज का वो चलेगा। तो क्यों, क्योंकि सर वो क्रेडिट मनी है, वो फुल बॉडेड नहीं है, उसकी मनी वैल्यू उसकी कॉमोडिटी वैल्यू से ज्यादा है। तो ये मोस्टली आज के टाइम में पेपर नोट्स में हम जितनी भी ये रीड आउट करते हैं, 100 का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट, जितने भी ये नोट्स हैं, ये सारे के सारे सर क्रेडिट मनी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट, क्योंकि इनकी मनी वैल्यू इनकी कॉमोडिटी वैल्यू से ज्यादा है। एंड द लास्ट इज नियर मनी के बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया सर। नियर मनी मतलब सर विच इज नॉट अ मनी बट अ क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मनी है, बट सर वो एक मनी का क्लोज सब्सटीट्यूट है। और सर ये क्या डायरेक्टली एज अ मनी मार्केट में यूज हो सकती है, नहीं सर, ये डायरेक्टली यूज नहीं होंगे। यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू कैश, पहले आप इसको कैश में कन्वर्ट करवाएंगे, एंड आफ्टर दैट जैसे मर्जी आप यूज करो। सर दीज आर बेसिकली हाईली लिक्विड एसेट्स। हाईली लिक्विड का मतलब क्या हुआ, विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, लाइक गोल्ड, लाइक सिल्वर, लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, क्लियर, जिनकी सर रेडली मार्केट अवेलेबल होती है ना, कि जब मर्जी जाओ मार्केट में सेल करो पैसे ले लो, क्लियर। वो जो एसेट्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड एज हाईली लिक्विड एसेट्स। सो दीज आर नॉट मनी बट अ क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी, क्लियर। तो ये हमारा सर लास्ट कॉन्सेप्ट था लास्ट क्लास का। सर हाँ जी सर जैसे कि सर मान लो आपने सर अपने अभी किसी जान पहचान से सर चेक लिया, बोलो, और सर आपने उसको सर बैंक में जाके सर कैश करवा लिया, तो सर वो दोबारा फिड्यूशियरी बोलना, मनी में दोबारा आएगा या फिर दोबारा नियर मनी में? दोबारा रिपीट करें एक बार। सर जैसे कि सर आपने अपने सर किसी सर नोन से चेक ले लिया, हम्म तो सर उसको अगर आपने बैंक में जाके सर कैश निकलवा लिया उससे, तो सर हम्म वो फिड्यूशियरी मनी में आएगा या नियर मनी में आएगा? वो तो रजी क्या मनी हो गया ना, वो ना फिड्यूशरी है, क्योंकि फिड्यूशरी कब था, जब वो मेरे पास चेक था, ठीक है ना। नियर मनी कब होता है, जब वो एन कैश, पहली बात तो चेक नियर मनी में आता ही नहीं है, क्लियर। तो ये जब तक मैंने चेक बैंक में नहीं लगाया था तब तक वो फिड्यूशरी मनी थी, और जब मैंने उसको एनकैश कर लिया फिर तो वो मनी होगी, फिर तो नॉर्मल करेंसी होगी विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक। नहीं समझ गए ना। सर, नियर नियर वो होते हैं ना सर, जो आप मतलब सर कैश मतलब कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ तो सर इसमें सर इससे आपने सर चेक को कैश में कन्वर्ट नहीं करा सर, मतलब चेक देके सर कैश निकलवा लिया? वो भी काइंड ऑफ बोल सकते हो नियर मनी, बट नियर मनी के अंदर हाईली लिक्विड एसेट्स आती हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर, शेयर्स, बॉन्ड, वेंचर्स, ये बेसिकली कवर होते हैं। फिड्यूशरी मनी के अंदर चेक तो ऑलरेडी कवर्ड है, वो तो पता यस ही है सर। सर। चेक अगर अपन ने किसी से रिसीव करा, नेचुरली अगर मुझे पेमेंट लेनी है तो बैंक में तो लगाना ही पड़ेगा ना सर। मैं चेक जेब में लेके थोड़ी घूमूंगा, मेरे को ऐसे पेमेंट कौन देगा, कोई भी नहीं देगा। तो अगर मुझे उस चेक को एनकैश करना है तो मुझे बैंक में तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्लियर। तो इसीलिए चेक को आप फिड्यूशरी मनी में कवर करते हैं, नियर मनी के अंदर कवर नहीं करते, ओके सर। क्लियर। कि बाय चेक आप सर एनकैश कैसे करेंगे, बैंक में जाओ लगाओ और आपके अकाउंट में या आपको कैश में वो पेमेंट प्रोवाइड कर देगी, ये चीज। हाँ बट जब तक चेक अपन ने एनकैश नहीं करवाया तब तक वो फिड्यूशरी मनी है आपके लिए, जो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ओनली चेक पड़ा है। हाँ जी यस चलिए सर। आगे। चलिए सर नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट करते हैं आज अपन। नया टॉपिक लिखें यहाँ पे, नेक्स्ट आगे। सर नेक्स्ट टॉपिक इज सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी, क्लियर। इन शॉर्ट
जिसे हम वर्ड बोलते हैं मनी सप्लाई। सर ये जो हमारी मनी के रिगार्डिंग आप बात कर रहे हो सर, इस मनी को सप्लाई कौन करते हैं? अगर नॉर्मली बात करें सर, मार्केट में इतना पैसा सर्कुलेट कर रहा है, डे बाय डे बेसिस पे कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, कितने मतलब हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं। कभी मार्केट में फ्लो कम हो गया, कभी मार्केट में मनी का फ्लो ज्यादा हो गया, जिसे आप बोलते हो कि ट्रेड साइकिल सर, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, ये स्टेजेस हमारी चलती रहती है सर। एक्चुअली ये मनी को कंट्रोल कौन करता है? अगर हम बात करें, देयर आर बेसिकली टू पर्सन जो इस पूरी मनी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और पूरी इकोनॉमी में मनी फ्लो को क्लियर कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। वो कौन है सर? बेसिकली ये लिखना नहीं है, जो टॉपिक आपको लिखवाऊंगा जस्ट आपने वही लिखना है, ये समझाने के लिए। सर वन इज गवर्नमेंट, अपने इंडिया की गवर्नमेंट, एंड प्लस यहां का बैंकिंग सिस्टम। सर एक्चुअली जितनी भी मनी फ्लो होते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस इकोनॉमी में जाती हैं, मनी सर्कुलेट करती है, वो किन के थ्रू करती है? प्योरली एक तो गवर्नमेंट के थ्रू, वहां की गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, और वो वहां का जो बैंकिंग सिस्टम है सर। अब अच्छा, यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम में सर दो तरह के बैंक्स आए। वन इज, एक तो हमारा लीडिंग बैंक, मेन बैंक, दैट इज आरबीआई, एंड सेकंड इज जो कमर्शियल बैंक, इनके अंडर जितने बाकी सारे बैंक हैं, वो सारे हमारे बैंक कौन से हैं? कमर्शियल बैंक्स। क्लियर? जितने भी एसबीआई, ओबीसी, पीएनबी, जितने भी बैंक्स हैं, एचडीएफसी, एक्सिस, ये सारे के सारे हमारे कौन से हैं? कमर्शियल बैंक्स। तो इस टोटल वर्ड को हमने मिला के वर्ड बोल दिया बैंकिंग सिस्टम। क्लियर? कि अल्टीमेटली है तो बैंक का पार्ट ही है, वो बात अलग है कि आरबीआई अपने आप में हेड बैंक है और बाकी सारे सब हेड हैं उसके अंदर आते हैं। क्लियर? तो हमने क्या कहा कि हमारी इकोनॉमी में जो मनी का फ्लो है, वो मनी का फ्लो बेसिकली ये दो पर्सन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। वन इज गवर्नमेंट एंड सेकंड इज वहां का कमर्शियल बैंक। सर एक्चुअली जितनी मनी सप्लाई है ऑल ओवर इंडिया, मनी सप्लाई का मतलब क्या हुआ? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। क्लियर? जितना पैसा पब्लिक के पास पड़ा है, क्लियर, एंड जितना पैसा पब्लिक का बैंक्स में पड़ा है, मतलब जो पैसा पब्लिक के पास पड़ा है सर, दैट इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई, विच दे कैन यूज इजिली, जिसको वो नेक्स्ट आगे इजिली यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई। अब सर आप कहोगे कि सर ये मनी सप्लाई को फाइंड आउट करना या असेस करना क्यों जरूरी है? हम सर ये क्यों जानना चाहते हैं कि हमारी मार्केट में कितनी मनी सप्लाई है? हम ये क्यों फाइंड आउट करना चाहते हैं कि मार्केट में एट प्रेजेंट मनी का कितना स्टॉक है? क्योंकि सर अगर हम इस मनी सप्लाई को, ये जो सर मनी सप्लाई की आप बात कर रहे हो, अगर इस मनी सप्लाई को हम क्या करेंगे, असेस करेंगे कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, क्लियर, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हमारी मनी सप्लाई कितनी है, अगर ये मैं फाइंड आउट करूंगा, तो सर मैं इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की पोजीशन को क्या कर पाऊंगा, समझ पाऊंगा। क्योंकि सर देखो, डायरेक्टली इंपैक्ट है तो मनी का है। अगर तुम किसी मार्केट की बात करते हो, किसी भी स्टेज की बात करते हो सर, उस मार्केट में भूचाल लाने वाली है अल्टीमेट क्या है? मनी। और पूरी इकोनॉमी में हम स्टार्टिंग से लेकर अब तक बात ही किसकी कर रहे हैं? पैसे की। सर इस अगर एग्जिस्टिंग सर्कल के अंदर आप मनी फ्लो क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे, जितना मनी फ्लो ऑलरेडी है, अगर मैं मनी फ्लो और इंक्रीज कर दूंगा, तो नेचुरली सर लोगों की इनकम बढ़ेगी। लोगों की इनकम बढ़ेगी तो नेचुरली वो नेक्स्ट आगे खर्चा भी ज्यादा करेंगे, एंड अगर वो खर्चा ज्यादा करेंगे तो नेचुरली सर डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से अगर सप्लाई इंक्रीज ना हुई, क्योंकि सर मैक्रो लेवल पे रिसोर्सेज तो फिक्स है, रिसोर्सेज तो हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, मैं जितनी प्रोडक्शन कर पाऊंगा सर उतनी ही प्रोडक्शन करूंगा ना। बट सर बढ़ती प्रोडक्शन को देखते हुए, क्लियर, सॉरी, बढ़ती डिमांड को देखते हुए अगर मैं सप्लाई इंक्रीज नहीं कर पाया और डिमांड मेरी डे बाय डे इंक्रीज होती गई, क्यों? क्योंकि सर मनी फ्लो बहुत हो गया, पैसा मार्केट में बहुत ज्यादा एंटर कर चुका, लोगों की आदतें खुला पैसा खर्च करने की पड़ चुकी, जिसके कारण डिमांड हाई हो गई। तो वो सर अल्टीमेटली किसको इफेक्ट देगी? इन्फ्लेशन को ही देगी। तो मैं नहीं चाहता कि सर मेरी मनी सप्लाई के कारण, मे बी मेरे ज्यादा पैसा सिस्टम में डालने के कारण या कम पैसा सिस्टम में डालने के कारण हमारी जो इकोनॉमी है
वो इन्फ्लेशनरी की पोजीशन में या डिफ्लेशनरी की पोजीशन में स्लिप हो जाए, मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी जो मनी सप्लाई है ना सर इकोनॉमी में, वो बैलेंस्ड रहे। क्लियर, बैलेंस्ड सप्लाई रहे सर। मैं मार्केट में उतना ही पैसा भेजूं, मार्केट में उतनी मनी सप्लाई करूं जिससे मेरी मार्केट इक्विलिब्रियम की स्टेज में चलती रहे, सो दैट मैं ये कहूं कि मेरी एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर रहे, एग्रीगेट सप्लाई। क्योंकि सर अगर इन दोनों में जरा सा भी मिसमैच हो, अगर डिमांड ज्यादा हो गई या सप्लाई ज्यादा हो गई, कुछ भी हुआ, जरा सा भी मिसमैच हुआ सर, वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी किसको, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को। और इनके मिसमैच होने का, ये जो आपने ASAD कहा सर, इनके मिसमैच होने का मेन कारण, मेन जो रीजन है, वो रीजन है ही क्या, मनी सप्लाई। सो बेसिकली सर अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके हाथ में सर, कि जैसी मनी सप्लाई तुम रखोगे, ज्यादा रखोगे इन्फ्लेशन होगी, कम रखोगे तो डिफ्लेशन होगी। अब आप देख लो सर आपको कैसी इकोनॉमी चाहिए, आप इन्फ्लेशन चाहते हो या डिफ्लेशन चाहते हो, वो आप अब समझ सकते हैं। क्लियर है? तो इसीलिए मनी सप्लाई को सर असेस करना क्या किया गया, इंपॉर्टेंट किया गया, कि बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझाया जाए कि मनी सप्लाई है क्या, इसको फाइंड आउट क्यों करना है, इसको कॉन्सेप्ट को आप समझ क्यों रहे हैं, मनी को सप्लाई करने वाले कौन है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स इसके पीछे छुपे हुए हैं। क्लियर, एक बेसिक सा क्लियर हुआ आप लोगों को कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, सो दैट कि मैं अपनी इकोनॉमी में उतनी ही सप्लाई दे सकूं, सो दैट कि मार्केट में ना तो ज्यादा पैसा हो ना कम पैसा हो, ताकि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन आए ही ना, और मेरी इकोनॉमी में उतना पैसा ही चले, उतना सर्कल में पैसा रहे जितना सर रिक्वायर्ड है, ताकि मेरी जो मार्केट है वो इक्विलिब्रियम की स्टेज में रहे, डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई रहे। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? यस, कोई डाउट यहां तक जी? अकुल, तमन्ना? नहीं, अदरवाइज आप इसकी नोटिंग लिखें। नो सर। ओके जी, हाँ जी अकुल, कोई डाउट? नहीं सर। ओके जी, चलो सर इसकी नोटिंग लिखो जी यहाँ पे, सप्लाई ऑफ मनी के अंदर इसकी नोटिंग हम लोग सर थोड़ी सी मिक्सिंग कर लेते हैं यहाँ पे, जहां से लैंग्वेज आपको इजी लगे आप वहीं से लैंग्वेज उठाएंगे। यहाँ पे लिखो सर, लिखो जी, सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, सप्लाई ऑफ मनी is a stock concept, is a stock concept, full stop। स्टॉक कॉन्सेप्ट याद हो अगर आपको, स्टार्टिंग में हमने एक वर्ड भी यूज किए थे, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। सर स्टॉक मींस Yes, sir. तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाए। क्लियर, जिस आइटम को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक कॉन्सेप्ट। एंड जो ओवर द पीरियड फाइंड आउट किया जाए, क्लियर, जैसे पर ईयर, पर मंथ, क्लियर, जो टाइम डायमेंशनल हो, दैट इज कॉल्ड एज फ्लो कॉन्सेप्ट। और ये तो आप पहली वर्ड बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मनी सप्लाई को मेजर करना। क्लियर, सो इसीलिए एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करना, इसीलिए तो इसको स्टॉक कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं। आओ सर एक्सप्लेन कर ही लो। इट रेफर्स टू, आगे लिखो, इट रेफर्स टू total stock of money, total stock of money held by people, held by people of a country, of a country at a specific point of time, at a specific point ऑफ टाइम। मतलब सर नॉर्मली जिसे वर्ड हम बोलते हैं करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। क्लियर, कि पब्लिक के द्वारा एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी मनी हेल्ड की हुई है, दैट इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मतलब सर जो सर्कुलेशन में, क्लियर,
जो सर्कुलेशन में, जो मार्केट में है, वो साथ में लिखो, बट इट डज नॉट इंक्लूड, but it does not include money held by number one, money held by number one, the government, money held by the government, number two, the banking system of country, the banking system of country. सर बात भी सही है, इन दोनों को अपन बीच में क्यों इंक्लूड करेंगे सर? अभी तो आपने समझाया था कि पूरी इकोनॉमी में मनी को सप्लाई करने वाले कौन है? दो लोग हैं सर, या तो वहां की गवर्नमेंट, क्लियर, या वहां का बैंकिंग सिस्टम जो प्योरली डायरेक्टली इन्वॉल्व है उस कंट्री में मनी सप्लाई करने के लिए। तो सर अगर ये सप्लायर्स हैं, अगर ये लोग मनी सप्लाई करते हैं, तो इनको मनी सप्लाई के अंदर थोड़ी इंक्लूड करोगे, ये तो प्रोड्यूसर्स हुए सर। यही तो वो लोग हैं जो मार्केट को क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे, जो मार्केट में मनी सप्लाई करेंगे, और इनके पास जो पैसा पड़ा है सर वो मनी सप्लाई के अंदर थोड़ी इंक्लूड होगा। अब डेफिनेशन से दोबारा पढ़ना। अच्छा सर अब समझ में आया। इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी। स्टॉक ऑफ मनी मतलब जो लोगों के पास है, हेल्ड बाय पीपल ऑफ द कंट्री है सर, उन लोगों के पास, पब्लिक के पास जो पैसा हेल्ड किया हुआ है, दैट इज मनी सप्लाई, जो इन सर्कुलेशन है। इन शॉर्ट वी कह सकते हैं जो मार्केट में सर्कुलेशन में है, ओनली वो पैसा, ना कि सर गवर्नमेंट के पास, ना कि सर बैंकिंग सिस्टम के पास। अरे सर ये तो प्रोड्यूसर्स हैं, यही तो वो लोग हैं जो आगे क्या करते हैं? मनी को सप्लाई करते हैं, और तुम इनका ही पैसा इनके बीच में इंक्लूड कर रहे हो। अरे सर इनको छोड़ के मार्केट में चेकआउट करो, पीपल के पास, लोगों के पास चेकआउट करो कि उनके पास कितनी करेंसी है। सर हम तो उल्टा उस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने वाले लोग हैं। एक बात बताओ, अगर मान लो पब्लिक के पास पैसा ज्यादा हो गया या पैसा कम हो गया, तो उसको कंट्रोल कौन करेंगे? यही दो लोग तो करेंगे। तो सर हमें छोड़ो, हम हमारे पास नहीं, जो लोगों के पास मनी सर्कुलेशन में है, दैट इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई। क्लियर? तो इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो, बिकॉज गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम, रीजन भी साथ में लिखा रहा हूं, बिकॉज गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम आर suppliers of money। सर बेसिकली ये तो suppliers of money है, and the stock held by them, स्टॉक ऑफ मनी भी लिख सकते हो यहाँ पे, स्टॉक ऑफ मनी, जो भी वर्ड लिखवा है ना आपको, एंड द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय देम, या सप्लायर्स ऑफ मनी, अपन किनकी बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम की ही बात कर रहे हैं। हेल्ड बाय देम is never treated as part of the supply of money in the country। सर एक्चुअल में इसको अपन कभी भी इंक्लूड नहीं करते, रीजन आपके सामने है। रीजन क्या है? बिकॉज सर हम लोग तो उल्टा मनी को सप्लाई करने वाले या मनी को कंट्रोल करने वाले हम तो सर सप्लायर है, और हमारी ही सप्लाई को बीच में इंक्लूड करोगे सर? क्या बात कर रहे हो? अगर हमारी सप्लाई को आपने देखना है तो अल्टीमेटली ये देखो ना कि हमारे द्वारा मार्केट में कितना सर्कुलेशन में पैसा, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक जो है सर, उसको काउंट करो। आप हमारा ही पैसा बीच में इंक्लूड कर रहे हो। क्लियर? बिकॉज मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूं यहाँ पे हल्का सा, कि अल्टीमेटली सर अपन इनको इंक्लूड क्यों नहीं करते? क्योंकि दे आर नॉर्मली प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। क्लियर? क्योंकि सर गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम, जो गवर्नमेंट है
एंड ये बैंकिंग सिस्टम है सर, यही तो प्रोड्यूसर्स हैं मनी के, जो मनी को प्रोड्यूस करते हैं। तो अल्टीमेटली आप इन्हीं का पैसा इन्हीं के साथ बीच में इंक्लूड करी जा रहे हो सर, ये तो गलत कॉन्सेप्ट है। तो हमने यहाँ पे एट लास्ट क्रक्स क्या कहा? हाँ जी बताइए। सर एक बार ये स्टॉक ऑफ मनी का दोबारा बता दो, मतलब नॉर्मली करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, जितना सर्कुलेशन में आपका पैसा है एट प्रेजेंट, दैट इज मनी स्टॉक, क्लियर, दैट इज मनी सप्लाई, क्लियर। एंड उसको असेस करने का रीजन हमने क्या पढ़ा? टू चेक द इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, कि हम ये देखना चाहते हैं कि मनी सप्लाई कहीं मार्केट में ज्यादा तो नहीं है। बट सर मनी सप्लाई को काउंट करते हुए, ये चेकआउट करते हुए, जो पैसा गवर्नमेंट के पास पड़ा है एंड जो पैसा आपके बैंकिंग सिस्टम के पास पड़ा है सर, ये मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि यही लोग तो मनी को क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं, बिकॉज दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। तो इनके द्वारा हेल्ड किया गया पैसा, क्लियर, गवर्नमेंट के पास और जो बैंकिंग सिस्टम के पास जो पैसा पड़ा है, इनको आपने कभी भी बीच में इंक्लूड नहीं करना। ओनली एंड ओनली हेल्ड बाय द पब्लिक, जो पब्लिक के द्वारा हेल्ड किया गया है सर, मनी सप्लाई के अंदर वो इंक्लूड होगा, क्लियर। बिकॉज आपको कॉमन क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, हु आर द सप्लायर्स ऑफ मनी। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि सर मनी सप्लायर्स कौन है, मनी के प्रोड्यूसर्स कौन है? सिंपल सर, वहां की गवर्नमेंट और वहां का बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि अल्टीमेटली मनी को कंट्रोल करना, मनी को सप्लाई करना, ये प्योरली प्योरली वहां की गवर्नमेंट और वहां का बैंकिंग सिस्टम करते हैं, क्लियर। तो ये कॉमन क्वेश्चन आपका बीच में कवर अप हो गया। इसमें दो कॉन्सेप्ट हमने किए, वन इज सर, एक तो हमने करा मनी सप्लाई का मतलब क्या है, सेकंड हु आर द सप्लायर्स और हु आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। तो दो वर्ड आपने कहने हैं, वन इज गवर्नमेंट एंड द सेकंड इज द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। एंड बैंकिंग सिस्टम के अंदर सर आपका आरबीआई भी आ गया और आपके कमर्शियल बैंक्स भी आ गए। तो मैंने कॉमन वर्ड यूज कर लिया बैंकिंग सिस्टम, सारे बैंक, हर तरह का, क्लियर। चलिए सर नेक्स्ट आगे लिखते हैं जी, यहां पे नेक्स्ट लिखिए मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मेजर्स ऑफ, कलर चेंज, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अच्छा सर, ये मनी सप्लाई को फिर मेजर कैसे किया जाएगा? एक्चुअली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी क्वेश्चन, साइड पे आप लिख सकते हो, क्लियर, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर। मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई की सर, मनी सप्लाई को फिर मेजर कैसे किया जाएगा? चलो ठीक है सर, आपने बता दिया कि मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे मेजर करना है, बट सर इसके कोई इंस्ट्रूमेंट्स तो भी होंगे कि आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे कि एट प्रेजेंट मार्केट में कितनी मनी सप्लाई है? यस बिल्कुल, एक्चुअली यहाँ पे लिखना नहीं है, M1, M2, M3 एंड M4, एक्चुअली सर 4 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, M1, M2, M3, M4, ये 4 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी सप्लाई को फाइंड आउट करने के लिए, मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए। बट अपने सिलेबस में, +2 के सिलेबस में ओनली एंड ओनली कौन सा है? M1। तो अपन ने जस्ट M1 ही डिस्कस करना है, M2, 3, 4 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये जस्ट एक जनरल नॉलेज के लिए था कि सर यहाँ पे M2, 3, 4 भी होते हैं, बताने को बता दिया कि 4 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बट अपने +2 के सिलेबस में ओनली एंड ओनली कितने हैं? 1, दैट इज M1, क्लियर। तो हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे सर, यहाँ पे लिखें M1 मेजरमेंट ऑफ, M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। इस वाले सेशन में आप एक बार नोटिंग लिख लीजिए, मेरे पास 7 मिनट्स का ही है, आप एक बार यहाँ पे नोटिंग लिख लेते हैं, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली करवाऊंगा, क्लियर। आइए सर यहाँ पे लिखें अकॉर्डिंग टू M1 मेजरमेंट, अकॉर्डिंग टू M1 मेजरमेंट, मनी सप्लाई includes the following, money supply includes the following components। सर कौन कौन से components? नेक्स्ट लाइन में लिखें M1 is equals to C plus DD plus OD। 3 वर्ड सर, इसको इक्वेशन की तरह हमने लिखा C
प्लस dd प्लस od। क्लियर? 3 वर्ड नीचे लिखें। हेयर C means currency held by the public, currency held by the public, full stop। it includes तो क्या क्या इंक्लूड होगा सर इसके अंदर? coins as well as पेपर नोट्स। सर लोगों के पास तो सिंपल सी बात है, अगर मैं भी अपना वॉलेट चेक करूं मेरे पास दो तरह की करेंसी होगी। क्या सर? या तो मेरे पास कॉइन्स होंगे या मेरे पास पेपर नोट्स होंगे। तीसरी टाइप ऑफ मनी तो मेरे पास भी नहीं है सर। क्लियर? मेरे पास इन दी फॉर्म या तो करेंसी कैसे होगी, या तो पेपर नोट्स होंगे या मेरे पास क्या होंगे? कॉइन्स। तो हमने क्या कहा सर? पब्लिक के पास जो करेंसी पड़ी है, करेंसी इन दी फॉर्म ऑफ कॉइन्स एज वेल एज पेपर नोट्स। सेकंड इज डी, यहां पे लिखे डी एक्सप्लेन करें। it refers to demand deposits, it refers to demand deposits of the people, demand deposits of the people with the commercial banks। सर अपने हम लोगों ने अपने अकाउंट्स तो भी नेचुरली ओपन करवा रखे होते हैं। क्लियर? तो जो पैसा हमारा कहां पे पड़ा है? कमर्शियल बैंक्स के पास पड़ा है। क्लियर? सो इट कॉल्ड एज, इट रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक्स। क्लियर? फुल स्टॉप। these आर चेकेबल। चेकेबल जो बैंक वाला चेक, CHEQUEABLE, चेकेबल, चेक वाला। क्लियर? बैंक वाला चेक। चेकेबल डिपॉजिट्स। सर एक्चुअली चेकेबल इसको क्यों बोलते हैं? जैसे मर्जी आप चेक भरो, जब मर्जी आप चाहो अपने अकाउंट में से विड्रॉ कर सकते हो, इसलिए तो चेक बुक दी होती है बैंक की ओर से। हमारे पास जो चेक पड़े होते हैं सर, उस चेक का मीनिंग क्या है कि वेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी आपकी कोई डिमांड है, जब भी आपको पैसा चाहिए, आप जस्ट एक सिंपल चेक भरो एंड चेक भर के अपने अकाउंट में से पैसा निकलवा लो। इसीलिए तो उसको सर डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, विच इज रीपेबल ऑन डिमांड। अब लेट इट बी, अगर मुझे बैंक से पैसे निकलवाने थे, क्या मुझे बैंक से पूछना पड़ेगा कि आप मुझे पेमेंट दोगे या नहीं दोगे? सर पूछने की जरूरत थोड़ी है, मेरा पैसा है। हाँ वो बात अलग है कि मैंने नॉर्मल घर पे नहीं रखा हुआ, मैंने वो डिमांड डिपॉजिट जो थे वो बैंक को क्या करवा दिए? डिपॉजिट करवा दिए। है तो मेरा पैसा ही है। जब भी मुझे चाहिए होगा मैं वो पैसा क्या करवा लूंगा? अकाउंट से विड्रॉ करवा लूंगा। तो इसमें कौन सा कोई बड़ी बात है सर? ये तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज चेकेबल। चेकेबल का मतलब जो चेक के थ्रू कब मर्जी क्या करवा सकते हैं? आप विड्रॉ करवा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज चेकेबल डिपॉजिट्स। क्लियर? सो दीज आर checkable deposits which can be, साथ में है, which can be withdrawn, which can be withdrawn or transferred, which can be withdrawn or transferred on demand। सर इसीलिए तो इसको डिमांड डिपॉजिट कहा गया। क्लियर? डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ? जिसको आप जब मर्जी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग टू विड्रॉ कर सकते हैं ऑन डिमांड, जब आप चाहो। क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट। सर ये पैसा तो अभी सर्कुलेशन में ही है। ये जो हमारा पैसा कमर्शियल बैंक्स के पास पड़ा है, मैं जब मर्जी उसको विड्रॉ करवा लूंगा, जब मर्जी उसको मैं जमा करवा लूं, है तो वो मेरा पैसा ही है तो वो पब्लिक के पास ही पड़ा है ना सर। तो अल्टीमेटली सर मे बी करेंसी जो हेल्ड बाय द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स है, या मे बी वही पब्लिक का पैसा डिमांड डिपॉजिट्स कहां पे पड़े? कमर्शियल बैंक्स के पास पड़े हैं, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज चेकेबल डिपॉजिट्स। क्लियर? विच कैन बी विड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑन डिमांड। क्लियर? सो वो भी आपका M1 का ही पार्ट है, मनी सप्लाई का ही पार्ट है, कि मतलब सर वो लोगों के पास ही पड़ा हुआ है। क्लियर? एंड द थर्ड यहां पे लिखे सर ओडी। ओडी। क्लियर? एक बार ऐसे करते हैं जी, मैं यहाँ पे सेशन आउट कर रहा हूं क्योंकि वो इन बिटवीन फिर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। यहां तक हाँ जी नोट डाउन कर लिया सबने? पहले दो पार्ट्स करेंसी एंड डीडी लिख लिया सबने? हाँ जी, अकुल, दीपांशु, तनिष, नव्या? यस सर। यस सर।
Yes, sir. ठीक है जी। Yes, sir. आप विद इन 2 मिनट्स दोबारा ज्वाइन करेंगे एंड ये वाला कंटेंट मैं उसमें कवर अप करूंगा, वो इन बिटवीन रह जाएगा, उसको कोई फायदा नहीं। क्लियर? Okay, sir. चलिए ठीक है जी, दोबारा ज्वाइन करिए।